हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को शो करने का जो रीजन है वो है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। अगर हम मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बड़ी लो आयनेशन एंथैल्पी होती है। मेटल्स की आयनेशन एंथैल्पी कैसी होती है? बड़ी लो आयनेशन एंथैल्पी हमारी मेटल्स की होती है। आयनेशन एंथैल्पी होती क्या है? सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं आयनेशन एंथैल्पी का। आयनेशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयनेशन एंथैल्पी। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज आयनेशन एंथैल्पी। अगर हम मेटल्स के केस की बात करते हैं तो मेटल्स के केस में जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बड़ी लो होती है। लो मतलब कम उसकी आयनेशन एंथैल्पी होती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी वो बड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन को शो करते हैं। क्योंकि केमिकल्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन को शो करते हैं। अगर हम जनरल मेटल्स की बात करते हैं, जो जनरल मेटल है, हमने एक मेटल लिया एम जो कि गैसियस स्टेट में है। याद रखना आयोनेशन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो सिर्फ गैसियस एटम से निकलेगा। पहले हमको उस मेटल एटम को गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे ही मेटल गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो उधर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो उस मेटल्स पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज निकल चुका है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो उस मेटल्स पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इट मींस जनरली जो मेटल्स के जो आयंस होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, दैट इज अ मेटल। अगर हम इसकी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ जेड इज 11। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। द वैल्यू ऑफ जेड इन द केस ऑफ सोडियम इज 11। Then we get electronic configuration according to shell। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेल के अकॉर्डिंग। तो K shell, L shell, M shell। K shell में 2 इलेक्ट्रॉन, L shell में 8 इलेक्ट्रॉन एंड M shell में 1 इलेक्ट्रॉन। Total number of electrons are present in sodium is 11। Then the electronic configuration become 2 8 1। The electrons present in outermost shell is 1। outermost shell में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इट मींस जो मेटल्स होगा अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर देती हैं। तो सोडियम के केस में सोडियम क्या करेगा, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम था, पहले हम सोडियम को किस फॉर्म में लाएंगे, गैसियस फॉर्म में लाएंगे। जैसे ही सोडियम गैसियस फॉर्म में आ जाएगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इलेक्ट्रॉन निकालने, जिसकी वजह से सोडियम पे आ जाएगा +1 चार्ज। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Now we take the another example of element magnesium। magnesium हमने लिया है, the atomic number for magnesium is 12। atomic number is equals to number of proton and this number of proton is equals to number of electron। तो यहाँ पे total number of electrons हमारे present है, that is 12। 12 हमारे यहाँ पे number of electrons present है। अगर हम इसकी electronic configuration करते हैं according to shell, then the electronic configuration become 2a2। It means the electrons present in outermost shell, the outermost shell is M shell। M shell is the outermost shell। outermost shell में यहाँ पे total number of electron present है, that is 2। It means magnesium क्या कर सकता है, magnesium 2 electrons को easily remove कर सकता है। चलो हम देखते हैं, magnesium को gaseous form में लाए, थोड़ी सी एनर्जी दी, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ही इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, मैग्नीशियम आ गया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी मैग्नीशियम 2+ फॉर्म में आ गया। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्लस वाली चार्ज को हम बोलते हैं कटायन एंड नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं अनायन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन को कैसे शो करती हैं। इट मींस हम मेटल्स की रिएक्शन शो करते हैं। रिएक्शंस करेंगे ऑक्सीजन के साथ,
वाटर के साथ और डिफरेंट रिएजेंट के साथ। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जनरली हमने यहाँ पे मेटल लिया M और उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स जब कंबाइन होंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, मेटल्स ऑक्साइड बनाएंगे। इट मींस व्हेन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड। जनरल रिएक्शन देखते हैं, मेटल लिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल्स लिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, मेटल ऑक्साइड बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जब हम कॉपर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, जनरली एयर में जो हम गैस लेते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव गैस इज ऑक्सीजन। तो हम कॉपर लिया, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड जनरली ब्लैक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, एल्यूमिनियम लिया इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, क्या बन गया हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, Al2O3 बन गया। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, मैग्नीशियम लिया ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहता है, उसकी रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दिस इज द केमिकल्स रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इट मींस जब भी कोई हमारे पास मेटल होगा उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, हमेशा मेटल्स ऑक्साइड बनेंगे। हमको पता है जनरली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। जनरली द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जो कि हम अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे एम्फोटेरिक नेचर का। सब हम बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम हमारे मेटल्स ही हैं बट इट डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे, जितना मर्जी तुम टेम्परेचर दे दो, जितनी मर्जी तुम एनर्जी दे दो। क्यों, क्योंकि एक ऐसे एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट इन्हें बोलते हैं। बट जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनको मेटल्स जो होते हैं जनरली ग्रुप 1 के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स होते हैं, दैट रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। हमने मेटल ऑक्साइड पढ़ा था, मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं बट सम ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन जनरली हमारा पूछा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं। अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें, अभी हमने पढ़ा मेटल्स ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते हैं, अभी हमने पढ़ा कुछ मेटल्स ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। व्हाट इज द एम्फोटेरिक नेचर, it means some of the metals oxide react with both acid as well as base to produce salt and water। जनरली तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे, बेसिक नेचर के तो मतलब किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है क्या आता है, सोल्ट और वाटर बनाता है। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस से भी रिएक्शन कर लेंगे। उन्हीं मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। दूज मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as base to produce salt and water। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट हमको मिलता है साल्ट और वाटर हमको वहां पे मिलता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल पे, ऐसे कौन से हमारे मेटल्स ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक नेचर की हैं। The most important example is aluminium oxide, that is Al2O3, and the another example is zinc oxide, that is ZnO। ZnO is also the famous example of amphoteric oxide। तो दो एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़े। पहला एग्जांपल जो हमारा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। सिंपल हमसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल दो। द एग्जांपल इज Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कैसे ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। केमिकल्स रिएक्शन पे हम बात करते हैं। तो हमने एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया Al2O3, किसे रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। एसिड कौन सा लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कराएंगे। अब हमने किससे कराई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, किससे करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं। तो उस समय जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा, क्योंकि HCl लिया है। HCl एसिड नेचर का है, HCl किस नेचर का है, एसिड नेचर का। तो इसका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड के सामने वो अपनी बेसिक नेचर को शो करेगा और क्या बना लेगा, साल्ट और वाटर यहाँ से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। साल्ट कौन सा बनेगा, AlCl3 और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक है,
अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब किससे रिएक्शन कर रहे हैं? बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर का होता है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Al2O3 से कराएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कराएंगे, उस समय एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने एसिडिक करैक्टर को शो करेगा, क्योंकि एक ऐसा नेचर का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहां से क्या बनेगा हमारा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर यहां से एज अ बाय प्रोडक्ट यहां से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ये थी हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एसिड से भी रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट बनता है? सॉल्ट और वाटर बनेंगे। बेस से रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनेंगे। बट यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये दोनों से रिएक्शन कर लेता है, एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बेस से भी रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इट आल्सो रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। ये बेस से भी रिएक्शन कर लेगा और एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। ZNO लिया, रिएक्शन करा दी HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराने तो ZNO अपने किस नेचर को शो करेगा? बेसिक नेचर को शो करेगा। क्या बन जाएगा यहाँ से? साल्ट और वाटर बाहर निकल जाएगा। सेम जब इसकी किससे कराएंगे? NaOH के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बन जाएगा, दैट इज Na2ZnO2, एंड वाटर यहाँ से एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ये थी हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है जब हमारे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। जैसे ही मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट वहां पे बनेगा? हमने पढ़ा था मेटल्स जो है बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेंगे, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? चलो हम बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं दैट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से लाइब्रेट होगी। तो यहाँ हमने मेटल लिया, किससे रिएक्शन करा दी? वाटर के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे ही मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बन गया? यहाँ से मेटल ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। बट यहाँ पे जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना है वो मेटल ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मेटल की रिएक्शन किससे कराई? वाटर के साथ कराई। मेटल की रिएक्शन किससे कराई? वाटर के साथ कराई। क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड बना दिया। और क्या बना दी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं होती। अब ये मेटल ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये मेटल ऑक्साइड जो बना है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके दोबारा क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। एग्जांपल पढ़ते हैं इसके। सबसे हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने सोडियम और पोटेशियम ले लिया। सोडियम और पोटेशियम याद रखना, यहाँ वाटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं। हॉट वाटर भी मिलेगा, कोल्ड वाटर भी मिलेगा और वाटर स्टीम की फॉर्म में मिलेगा। तो वाटर के हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं और स्टीम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ऐसे कौन से मेटल है जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम और पोटेशियम किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम ने रिएक्शन करी किसके साथ? वाटर के साथ। हमको पता है जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलेगी। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से लाइब्रेट होगी, बाहर निकलेगी। तो NaOH हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकली और सम अमाउंट ऑफ हीट यहां से हमारी बाहर निकली। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन के अंदर हीट एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगी, मतलब हीट लाइब्रेट होगी, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाएगा? उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहां से हमारी बाहर निकलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बड़ी लेस वायलेंट रिएक्शन यहाँ पे होगी। इतनी तेजी से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी जितनी सोडियम और पोटेशियम के केस में हुई थी। इट मींस वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी, यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। तो यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम जो किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्ट करेगा किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड बना लेगा। तो हमने मैग्नीशियम लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करी, क्या बना दिया हमने? ऑक्साइड बनाएगा। और हमने पढ़ा वही ऑक्साइड वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे हम जनरली हाइड्रोक्साइड को शो करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई।
कुछ हमारे पास ऐसे मेटल भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, वो ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे जो सिर्फ निकलेगा वो निकलेगा हमारा ऑक्साइड। यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो दोबारा वाटर के रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयरन लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, ऑक्साइड निकलेगा। दैट इज Fe3O4। दिस इज ऑक्साइड ऑफ आयरन। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, लेड की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। अब नेक्स्ट केमिकल, नेक्स्ट तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अगर हम बात करते हैं, कुछ मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जो बड़े लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हमने मेटल्स को क्लासिफाई करा है यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बेसिस पे। जो इनको हमने क्लासिफाई करा है वो उसके बेसिस पे करा है, कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो लेस रिएक्टिव मेटल्स हमारे ऐसे मेटल्स होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो यहां से हमारा साल्ट और वाटर नहीं बनेगा। अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेस रिएक्टिव मेटल्स के एग्जांपल है कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमारे अल्कली मेटल्स जनरली होते हैं, जिसका एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। ठीक है। अगर हम बात करें मेटल्स की, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो हम यहाँ पे जनरल रिएक्शन लेते हैं, मेटल लिया, रिएक्शन करी एसिड के साथ। यहाँ पे जो हम एसिड यूज करते हैं दैट एसिड इज डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब यहाँ पे जो एसिड की अमाउंट होगी वो बड़ी कम होगी, इतना खतरनाक एसिड नहीं होगा। जैसे ही मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लाइब्रेट होगी। एसिड हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं और H2SO4 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों ही डाइल्यूट हमको यूज करनी है। एग्जांपल पढ़ते हैं, हमने मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक एग्जांपल लिया जिंक। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो यहाँ पे साल्ट ZnCl2 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 इज टेक प्लेस। एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, जब हम जिंक की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। अब हम जो एसिड यूज कर रहे हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट हमको यहाँ पे यूज करना है। जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे साल्ट ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हमारे पास एक और एसिड होता है दैट इज HNO3। HNO3 इट इज अ एसिड। विच टाइप ऑफ एसिड, नाम इसका है नाइट्रिक एसिड। बट यहाँ पे जब मेटल इस प्रकार के इस वाले एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि जो HNO3 होता है दैट इज वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे जो HNO3 है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे जब जैसे ही रिएक्शन होगी हाइड्रोजन तो निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा। जैसे ही उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा तो हाइड्रोजन की क्या बन जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो इट मींस जब HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे साल्ट तो बनेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, वाटर निकलेगा। जब डिल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तब साल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। For watching this video. In next video we will discuss about reactivity series, ionic compound and its property, NCERT question based on physical properties and chemical properties. Thanks.